जो आपकी कंडीशन है वही पे मेरी कंडीशन। Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Alright, Jai. सबसे पहले तो to begin with, my sincere apologies for the great inconvenience that we have caused in the last 2 days. I mean, probably it has never happened before, but बड़ी अजीब सी बात थी कि मंडे वाले दिन सब कुछ सेट था, बस आपकी क्लास से 10 मिनट पहले क्या हुआ जनरेटर में, कुछ नहीं हुआ, पूरे कैंपस में हमें क्लास ऑफ करनी पड़ी। और आई मीन टू द लीस्ट ऑफ माय एक्सपेक्टेशन, नेक्स्ट डे ठीक आपकी क्लास से 10 मिनट पहले ही मेरी गाड़ी लगी है कैंपस पे और मुझे नजर आता है कि जनरेटर में आग लग गई, और ठीक आपकी ये दूसरे कैंपस में, और फिर आपकी क्लास के आधे घंटे बाद वो लाइक सेट हो गया। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्ट आपकी क्लास के टाइम पे ही हुआ, क्योंकि हम परसों भी A2 ले सके थे और कल भी A2 ले सके थे, बट एनीवेज आई एक्चुअली रिग्रेट, बिकॉज मुझे बहुत बुरा लगता है कि लाइक बच्चों की भी अपनी मसरूफियत होती है, बच्चे क्लास के लिए रेडी बैठे हुए होते हैं, कोई कैंपस आता है, कोई ऑनलाइन बैठता है, और फिर इस तरह से लाइक लास्ट मोमेंट पे, मतलब कोई रीजन नहीं है ये, बट बिल्कुल वी लाइक फाउंड आवरसेल्फ हेल्पलेस, अदरवाइज वी वुड हैव श्योरली कंडक्ट। इत्तेफाक से परसों तो जो मेरा पर्सनल इंटरनेट डिवाइस था उसका भी उसी वक्त चार्ज खत्म हो गया। लाइक आई वाज लाइक क्या मतलब कुदरत क्या चाह रही है कि कुछ भी कर लो, क्लास नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर but still yeah, my sincere apologies, because it's actually very irritating for those who are genuinely prepared for the class, आप ready बैठे हुए होते हैं और लास्ट मोमेंट में आपको पता लगता है कि यार क्लास कैंसिल हो गई है। So I mean, genuine embarrassment. Anyways, can anyone please remind me of where we were in the previous class? I do not exactly remember. क्या हमने फ्री फॉल मोशन स्टार्ट कर दिया था? हाँ, मेरे ख्याल से हमने ये छोटे छोटे एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करना शुरू कर दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि भाई आप लोग डिफरेंट ग्राफ्स बनाइएगा, फिर उसको कन्वर्ट कीजिएगा, और इस तरह के छोटे मोटे होमवर्क मैंने आपको दिए होंगे। आज एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आवर डिस्कशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन, ठीक है। या बल्कि काम करते हैं, इसके कुछ एमसीक्यूज भी थे जो हमने नहीं किए थे ना, कन्वर्जन वाले, सही है। तो जैसे एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है और हमें लाइक वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई किया बेटा घर पे? हमने क्लास में कर लिया था। चलो, टू बिगिन विद मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसको हम फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं, काम करता हूँ सबसे पहले तो मैं अपना कैमरा ऑन कर देता हूँ कि वो लोग जिन्होंने काफी दिन से मुझे देखा नहीं है वो तसल्ली कर लें एक बार। ऑलराइट जी, सो फ्री फॉल मोशन, ठीक है। फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, जरा इस पे बात करते हैं, सही है।
ये रिमोट नजर आ रहा है आप सबको? अगर मैं इस रिमोट को ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ और ये नीचे गिर जाता है, तो ये जो मोशन, ये जो रिमोट नीचे आ रहा है, इज दिस अ फ्री फॉल मोशन? क्या ये फ्री फॉल मोशन है? जल्दी आंसर करें, यस या नो। अच्छा भाई, सबका आंसर आ रहा है यस। ठीक है, अच्छा इसको मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर थ्रो करता हूं, तो जब मैं इसे ऊपर थ्रो करता हूं, ये ऊपर जाके वापस आता है, क्या ये फ्री फॉल मोशन है? कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो। अच्छा, ये रिमोट है मेरे पास, कुछ लोग ऑनेस्टली कह रहे हैं डोंट नो। ये भी अच्छा जवाब है। ये रिमोट है, गौर से देखिएगा, ठीक है? मैं इसको ऐसे थ्रो करता हूँ, जब मैं थ्रो करता हूँ तो ये मेरे हाथ में आ जाता है, ठीक है? मैं इसको जब मैं थ्रो करता हूँ तो ड्यूरिंग जब के ये मेरे एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा था, क्या ये मोशन फ्री फॉल मोशन है? नो, 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 सबने नो कर दिया भाई, सही है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये तीनों ही फ्री फॉल मोशन, ठीक है? बॉल को ऐसे या ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप कर देना, ये भी फ्री फॉल है। बॉल को ऐसे ऊपर फेंक देना, ये भी फ्री फॉल है। बॉल को ऊपर से नीचे फेंकना, ये भी फ्री फॉल है। अभी बताता हूँ, ठीक है ना? तो अब इसका मतलब हमें ना बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट सीधा करने की जरूरत है। पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि भाई एक्चुअली फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं किस चीज को, ठीक है ना भाई? उसके बाद ही आगे बात होगी। देखिए प्यारे बच्चों, बात सारी है कि फ्री फॉल मोशन को ना अब बहुत सी किताबों ने फ्री फॉल मोशन बोलना ही छोड़ दिया है, क्योंकि नाम बड़ा मिसलीडिंग है। फॉल का लफ्ज सुन के दिल में ख्याल आता है कि गिरेगा तो फ्री फॉल है, वरना नहीं। इसलिए अब इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? ऑब्जेक्ट की वो मोशन जबकि ड्यूरिंग द मोशन उस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, और वो फोर्स हो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम वेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन को फ्री फॉल मोशन या सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी कहा जाता है। The motion in which there is no other force acting on the object except its weight, सिवाय वेट के, सिवाय ग्रेविटेशनल फोर्स के। When a body moves such that there is no other force acting on it except the gravitational force, जिसे हम वेट भी कहते हैं आमतौर पर, ऐसी मोशन को फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी कहा जाता है। तो सच अ मोशन इन विच there is only one force acting on the object, which is the gravitational force or the weight, we call that motion as free fall motion or motion under gravity. ऐसे में during such a motion the magnitude of acceleration is constant, that is 9.81 meter per second square downward. ऐसी हर मोशन में जो कि फ्री फॉल मोशन है, उसमें ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूसली एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होती है। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा होता है, व्हिच इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। अब इस पे भी बात करेंगे, ये वैल्यू कहां से आई, कैसे आई। The value of acceleration is same for masses of all the sizes and shapes. हर साइज, हर शेप, हर रंग, हर नस्ल के ऑब्जेक्ट के ऊपर यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि एप्लीकेबल है, गिवन द फैक्ट कि कोई रेजिस्टिव फोर्सेस ना हो। जाहिर सी बात है, वेट के अलावा कोई भी फोर्स नहीं होनी चाहिए, तो रेजिस्टिव फोर्स भी नहीं होने चाहिए। अब देखिए, जब हम कहते हैं ना व्हेन अ बॉडी मूव्स सच दैट देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट एक्सेप्ट द वेट और एक्सेप्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको
इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को समझाना तो बहुत आसान है। जैसे मैं वापस कैमरा खोल रहा हूं, ये जो रिमोट एसी का, ठीक है, ये इस वक्त मेरे हाथ में है। इस वक्त इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक, एक इसका वेट और एक वो फोर्स है जो कि मेरा हाथ लगा रहा है इसके ऊपर, विच इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अभी इस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जैसे ही मैं अपनी फोर्स हटाता हूं, ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस पर अब सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि उसका वेट है। तो ये जो इसने जैसे ही मेरे हाथ से निकलते हुए मोशन परफॉर्म किया है, दैट मोशन इज व्हाट वी कॉल एज द फ्री फॉल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये तो बहुत आसान एग्जांपल है। मैंने भी जब आप लोगों से ये वाली एग्जांपल पूछी थी कि इज दिस फ्री फॉल मोशन, आप सबने बोला था हाँ, सबका आंसर आया था यस। बट दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन। अब थोड़ी बेहतर एग्जांपल, मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा होता है, ये भी याद रखिएगा फ्री फॉल मोशन। जब नीचे आ रहा होता है, ये भी फ्री फॉल मोशन। इसका मतलब फ्री फॉल मोशन का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट मस्ट फॉल, बस ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट पर सिवाय उसके वेट के कोई दूसरी फोर्स एक्ट ना कर रही हो। और दूसरी बात ये कि अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो इस अजम्पशन पे दे रहा हूँ कि इस रूम में कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, हालांकि प्रैक्टिकली है यहाँ पे, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन दिस रूम। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करता हूँ ना, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ से निकल जाता है, हाथ से देखो, जब तक ये मेरे हाथ में था ना तब तो कॉन्टैक्ट फोर्स थी, मानता हूं मैंने फोर्स लगाई है। लेकिन फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट ही उस वक्त होती है जब ऑब्जेक्ट मेरे हाथ से निकल जाए। ऑब्जेक्ट जब हाथ से निकल जाता है तो निकलने के बाद जो ऊपर जाता है वापस आता है, थ्रू आउट ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, और उस गुनाहगार फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज द वेट। ऐसा ही है। फिजिक्स का एक बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड यू अप्लाई अ फोर्स फॉरवर्ड, यानी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दे तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है। और अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था फॉरवर्ड, आपने फोर्स लगा दी बैकवर्ड, तो वो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाएगा। ऐसा ही है ना भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगर आपने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो स्पीड बढ़ जाएगी। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो स्पीड कम हो जाएगी। ऐसा ही है ना। तो बिल्कुल यही होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और ये ऑब्जेक्ट वापस आता है, तो आपने देखा होगा ऊपर जाते हुए ये स्लो डाउन होता है, अपनी स्पीड को लूज करता है, और नीचे आते हुए ये स्पीड अप हो जाता है। उसकी वजह क्या है? हाँ, रेजिस्टिव फोर्स तो है ही नहीं ना। उसकी वजह ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी तो ऊपर होती है, यानी वो जा रहा तो ऊपर है, बट वेट का एक्ट करता है। डायरेक्शन ऑफ वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। अब वेट नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जब भी फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होगी तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को जितनी भी स्पीड से ऊपर फेंको, ऊपर जाते हैं वो स्लो ही होता है, यहाँ तक कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वो रेस्ट पे आ जाता है, यानी अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है, वो उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। अच्छा, नीचे आते हुए वो मूव भी नीचे कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे ही है, तो नीचे आते हुए वो क्या करता है? स्पीड अप हो जाता है, नीचे आते हुए उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बहुत कॉमन एक्सप्लेनेशन है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकते तो ऊपर जाते हुए वो स्लो डाउन क्यों होता है और नीचे आते हुए वो स्पीड अप क्यों होता है। ऊपर जाते हुए स्लो डाउन इसलिए होता है कि ऊपर जाते हुए वो मूव ऊपर कर रहा था और फोर्स नीचे लग रही थी, सो व्हेन द फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन, ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। एंड व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द ऑब्जेक्ट स्पीड सब उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बट ये जो मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका है ना ऊपर की तरफ, ये ऊपर जाके जो वापस आ रहा है, ये पूरा हाथ से निकलने के बाद ऊपर जाना नीचे आना, ये सब फ्री फॉल मोशन है।
ये सब मोशन अंडर ग्रेविटी है। क्या ये बात समझ आती है आप सबको? May I please get acknowledgement from everyone? अब आखिरी चीज देखिए, जब मैं कहता हूं मैंने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा, ये फ्री फॉल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, सारे मान लेते। जब मैं कहता हूं ना मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, और जो मैंने फेंका ये फ्री फॉल मोशन, ये लोग नहीं मान पाते, थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हुए, और किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े होकर आप किसी बॉल को छोड़ते हैं या किसी बॉल को फेंकते हैं, याद रखिएगा दोनों ही मोशन अंडर ग्रेविटी है। सिर्फ फर्क ये है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं ना तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0। सही है ना? वो अब आपके ऊपर, आप 10 की स्पीड से फेंको, 100 की स्पीड से फेंको, 50 की स्पीड से फेंको, सिर्फ फर्क ये है कि इनिशियल वेलोसिटी इज डिफरेंट है। व्हेन यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। लेकिन दोनों ही केस में, चाहे आप बॉल को ड्रॉप करें या बॉल को थ्रो करें, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट जब आपके हाथ से निकल गया तो उसके बाद वो फ्री फॉल मोशन ही परफॉर्म करेगा। उसके ऊपर बस एक ही फोर्स एक्ट कर रही है जो कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता रहेगा, नीचे जाते हुए उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो मैं आपके आगे जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स दी है, मैं वो पहले वो 3 एग्जाम्पल्स लिख देता हूं, एक बार आप भी रीड कर ले, तसल्ली कर ले, और फिर हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। So example of free fall motion. A mass is dropped from a certain height with zero air resistance. Acceleration free fall में हमेशा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है डाउनवर्ड। अगर आपने ड्रॉप किया तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0। A mass is thrown vertically downward from a certain height with zero air resistance. आपने अब की बार ऑब्जेक्ट को ड्रॉप नहीं किया बल्कि क्या किया, थ्रो किया। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है डाउनवर्ड, बस इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। A mass is thrown vertically upward with zero air resistance, वो तो ऑब्वियस सी बात है। जब आपने ऊपर की तरफ फेंका तब भी याद रखिएगा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है, क्योंकि वेट नीचे है। इनिशियल वेलोसिटी अब भी 0 नहीं, आपने छोड़ा नहीं है ना, फेंका है ऊपर की तरफ, तो कुछ ना 10 20 30 40 50 जिस भी स्पीड से फेंका, वो उसके पास ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स कॉमन है फ्री फॉल की। क्या यहां तक आप सारे क्लियर है बेटा? जल्दी से बता दें। सही है, अच्छा। बट व्हेन बॉल इज थ्रोन अप ए इज नेगेटिव। अभी इस पे बात करेंगे, साइन कन्वेंशन में बात करेंगे कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, अभी इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। एक जल्दी से एक छोटा सा रिकॉल देता हूं। जी का मतलब ग्रेविटी नहीं, जी का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। सबको याद है जब मैंने बेस यूनिट पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि ये जो स्मॉल जी है इसके ये 3 कॉमन गलत नाम है, जो आमतौर पर लोग बोल देते हैं, बट ये इसका मतलब नहीं होता। इसके जो सही नाम है, इसको जो सही टर्म है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, विच इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको 9.81 न्यूटन पर केजी। ये दो है जी का मतलब, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी यही है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी
स्मॉल जी है। आज जरा इस पे बात करते हैं कि आखिर व्हाट डज इट मीन टू से व्हेन आई से दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.81 न्यूटन पर केजी। इसका मतलब ये है कि हमें पता है जब हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद हैं, अर्थ के सरफेस पे मौजूद हैं, तो अर्थ हर मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अर्थ जब हर मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब हर मास पर फोर्स लगा रहा है। ये उस फोर्स का रूल है। रूल ये है कि अर्थ फॉर एवरी 1 kg मास जितनी फोर्स लगाता है वो है 9.81 न्यूटन पर केजी। यानी अर्थ के सराउंडिंग में जितने भी मासेस हैं जिनको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, अर्थ सारे मासेस पे सेम फोर्स नहीं लगाता, बल्कि अर्थ किसी मास पे कितनी फोर्स लगाएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट का मास क्या है। रूल ये है कि फॉर एवरी 1 kg द फोर्स इज 9.81 न्यूटन। So if you are a mass of 1 kg, the force on you will be 9.81 Newton. But if you are a mass of 2 kg, the gravitational force on you would be 9.81 multiplied by 2, which is 19.62 Newton. If you are a mass of 5 kg, तो 9.81 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते आपको पता लग जाएगा अर्थ आप पर कितनी फोर्स लगा रहा है। So it means that the earth exerts a force of 9.81 Newton per unit mass at the surface of the earth. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जरा गौर से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। उस पर कितनी फोर्स लगाएगा? 5 को 9.81 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 49.05। एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसे भी अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। क्या अर्थ 10 kg के ऑब्जेक्ट पे भी सेम फोर्स लगाएगा? बिल्कुल भी नहीं। 1 kg के ऑब्जेक्ट पे 9.81 लगती है, 10 kg के ऑब्जेक्ट पर 9.81 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे W इक्वल mg में भी तो करते थे, g की वैल्यू 9.81 होती थी, जो भी मास है उससे मल्टीप्लाई करते। तो आप 9.81 को 10 से मल्टीप्लाई करें, वेट आ जाएगा 98.1 न्यूटन। एक 20 kg का ऑब्जेक्ट है, अर्थ उस पर और ज्यादा फोर्स लगाएगी, वेट की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप 20 को 9.81 से मल्टीप्लाई कर दे तो द वैल्यू विल बी 196.2 न्यूटन। तो यहां तक सारे क्लियर है। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि भाई अर्थ हर मास पे सेम फोर्स नहीं लगा रही, बड़े मास पे ज्यादा फोर्स लगाती है, छोटे मास पे कम फोर्स लगाती है। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें सारे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं, आप सबने पढ़ा होगा F इक्वल एम में, तो ए बराबर हो जाएगा F अपॉन एम के। जो 5 kg का ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स कितनी लगी? 49.05 न्यूटन। अच्छा, इसका मास 5 kg है, एक्सेलरेशन निकालने कितना आएगा? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जो 10 kg का ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स कितनी लग रही थी? 98.1। लेकिन उसका मास भी तो ज्यादा था, अगर फोर्स ज्यादा लगी तो मास है उसका 10, F अपॉन एम, एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक 20 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स कितनी लगी? 196.2 न्यूटन की, उसका मास कितना था? 20 kg। एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस चैप्टर को शुरू होने से पहले ही एक चीज क्लियर कर लें कि अर्थ हर मास पे फोर्स सेम नहीं लगाती। बड़े मास पे ज्यादा फोर्स लगाती है और छोटे मास पर कम फोर्स लगाती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक्सेलरेशन हर मास पे सेम होती है, whether it's a huge mass, whether it's a big mass, or whether it's a small mass, the acceleration due to gravity on every mass is same, which is 9.81 meter per second square at the surface of the earth. So a bigger mass will experience greater gravitational force than a smaller mass. The value of acceleration due to gravity is same for all bigger or smaller masses, लेकिन acceleration सब पे same है। क्या यहाँ तक आप सारे मेरे साथ हैं? मैं प्लीज गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन इफ यू ऑल आर गुड टिल नाउ।
ऑलराइट जी, तो डिड्यूसिंग द डायरेक्शन। अच्छा, अब सबसे पहले एक चीज समझ लें कि हमने काइनेमैटिक्स में तीन अहम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है, सही? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तीनों ही वेक्टर है। तीनों की डायरेक्शन निकालने के अपने अपने रूल्स हैं कि भाई वेलोसिटी कैसे निकलती है, एक्सेलरेशन कैसे निकलती है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकलती है। The easiest to figure out is the direction of velocity. सबसे आसान है वेलोसिटी की डायरेक्शन। कैसे निकलेगी? ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन। So if an object is moving to the right, the direction of velocity is to the right. If an object is moving to the left, the direction of velocity is to the left. If an object is moving upward, the direction of velocity is upward. If an object is moving downward, the direction of velocity is downward. अच्छा, what is important to understand is कि ये रूल सिर्फ वेलोसिटी के लिए है, इसके अलावा किसी चीज के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, the direction of acceleration has nothing to do with the direction of motion. For example, an object moving to the right, an object moving to the right can have acceleration to the right. An object moving to the right can have acceleration to the left. इसका मतलब the direction of acceleration has nothing to do with the direction of the motion. Rather, there is only one correct way to figure out the direction of acceleration, that is to figure out the direction of resultant force. ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? वो वही है जो ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। तो अगर ऑब्जेक्ट पर जिधर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होगी उधर ही ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होगी। इसका मतलब पहले तो इस रूल को क्लियर कर ले कि if I talk about the direction of acceleration, so this is same as the direction of resultant force. If I talk about direction of velocity, it is the same as the direction of motion. तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वही उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो फंडामेंटल रूल समझ लें। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगेन हैज नथिंग टू डू विद कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालने का अपना रूल है, वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। So arrow that starts from the start of the motion and end at the end of the motion. जैसे मैं आपको डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, पॉइंट ओ। एक ऑब्जेक्ट है जो कि टू द राइट मूव कर रहा है, सही है। मुझे बताएं इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टू द राइट। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्ट मुझसे दूर जाता जा रहा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर दूर चला गया, ठीक है। क्योंकि टू द राइट जा रहा था तो वेलोसिटी भी टू द राइट थी। अब ये ऑब्जेक्ट वापस आना शुरू हो गया। जब ये वापस आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? टू द राइट या टू द लेफ्ट? टू द लेफ्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट आना शुरू हो गया। अच्छा, इस पॉइंट पर
एट दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो टू द लेफ्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है? When I say displacement, I mean total displacement. This is the start point. This is the end point. यानी यहां से आप स्टार्ट हुए थे ना, और अभी आप यहां पर हो, आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? बोलो। टू द राइट। देखो आपका ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट आना शुरू हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट अभी भी टू द राइट। ये बात समझ आ रही है आपको? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है नथिंग टू डू विद कि ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट देखिए टू द लेफ्ट मूव कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी टू द राइट है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने का अपना तरीका है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये तरीका नहीं कि ऑब्जेक्ट जहां मूव कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का रूल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट यूं जा रहा था, ठीक है, point again. मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। योर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू द राइट, वेलोसिटी क्या है? टू द राइट, लेट्स से टू द राइट पॉजिटिव है, सही है। आपके ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, वेलोसिटी। लेट्स से आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट टू द राइट जा रहा है, लेट्स से टू द राइट इज पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। आप अभी इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी है +20 मीटर्स पर सेकेंड। इस पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? टू द राइट ही है ना। डिस्प्लेसमेंट भी टू द राइट है और वेलोसिटी भी टू द राइट है, ऐसा ही है। अब आप वापस आना शुरू हो गए, लेट्स से आप इस पॉइंट पर हो, आपकी वेलोसिटी है -15 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी नेगेटिव क्यों हो गई? क्योंकि आप उल्टी दिशा में मूव कर रहे हो। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो चुका है? हाँ, क्या क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी, अगर मैं, ये स्टार्ट पॉइंट है मेरा और ये एंड पॉइंट है मेरा, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी कहाँ है? टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी भी टू द राइट ही है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, आप 2 मीटर आगे गए, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 10 मीटर। अब जब वापस आओगे तो 10 से 8 हो गए ना, माइनस थोड़ी हो जाओगे। अच्छा, अब कोई मुझे बताए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा? इज देयर अ वे कि मैं डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव कर सकता हूं? मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव उस वक्त होगा जब मेरा ऑब्जेक्ट मूव करता 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 स्टार्ट पॉइंट से ही पीछे चला जाए। इस पॉइंट पे अगर आप मुझसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, तो दिस हैज टू बी, हाँ, अप टू द लेफ्ट है। क्योंकि आप क्या करोगे, स्टार्ट, ये आपका स्टार्ट पॉइंट था ना, आप स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से मिला दोगे। फिर बात समझ में आ रही है? इतनी लंबी कहानी कराने का सिर्फ एक पर्पज है कि आप इस बात को समझ जाए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालने का अलग रूल है, वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने का अलग रूल है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालने का अलग रूल है। ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है उससे सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलती है, बस। द वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसके अलावा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे नहीं पता लगती कि ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नहीं पता लगती ऐसे कि ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है। उसके अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इज द is always determined by making an arrow from start point to the end point, to the point where you are right now.
अगर ये रूल सबको क्लियर है तो फिर मैं अगर स्टार्ट पॉइंट से पीछे चला जाए तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, तो जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वही वापस आ गया। If your start and end point is same, then your resultant displacement is zero. क्या सब मेरे साथ है? To the online community listening to us, can I please get involvement from everyone? सही है। चलो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, साइन कन्वेंशन। भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने थ्रो किया है अपवर्ड, ये ऊपर जाता है और फिर ये वापस आ जाता है, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, ऑन द वे बैक इट मिसेस द थ्रोवर एंड फॉल्स फ्यू मीटर्स बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट। किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हो गया, बॉल को ऊपर फेंकते हो, बॉल ऊपर जाती है, वापसी में वो बिल्डिंग की छत से भी नीचे गिर जाती है। अब जरा रूल ये है कि हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया हुआ है, याद रखिए वन डायमेंशन मोशन में। अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे थे तो आपने लेट से टू द राइट को पॉजिटिव, टू द लेफ्ट को नेगेटिव ले लिया था, वैसे अगर आप वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो आपको एक रूल पहले डिसाइड करना पड़ेगा वेक्टर का कि भाई आप क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ले रहे हैं ना। तो लेट से हम जो साइन कन्वेंशन अभी पूरे काइनेमेटिक्स में फॉलो करने वाले हैं वो ये है कि अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव। अब मुझे जरा एक बात बताएं, वेलोसिटी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सबका आंसर आ रहा है कि भाई ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है तो अपवर्ड वेलोसिटी अपवर्ड पॉजिटिव है, बिल्कुल मेक सेंस। वेलोसिटी ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन क्या है बेटा, जल्दी बताएं। नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जिधर जिधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा वही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सो फार सो गुड। अच्छा एक आखिरी भी, आई एम अज्यूमिंग आपको पता ही होगा, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो जीरो में तो खैर प्लस और माइनस का चक्कर नहीं होता ना, तो बस जीरो है, खत्म हो गई बात, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये इंपॉर्टेंट है जरा। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? अच्छा मुझे एक्सप्लेन करें वो लोग जो कह रहे हैं नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? जल्दी बताएं, अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि सर जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है वेट तो नीचे ही एक्ट कर रहा होता है। वेट इज द रिजल्टेंट फोर्स, जो आपके ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स है वही वेट है। अगर फोर्स नीचे तो फिर एक्सेलरेशन भी नीचे ही होगी। तो जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो वही है जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो जब आप ऊपर जाते हो तो ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स तो नीचे एक्ट कर रही है ना, तो एक्सेलरेशन भी नीचे ही एक्ट करेगी। तो एक्सेलरेशन इज -9.81। अच्छा एक बात बताएं, डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? याद रखिएगा डाउनवर्ड मोशन में भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है, -9.81 मीटर पर सेकेंड। अब शहवार मुझे जरा एक सवाल का जवाब दें, जब आप अपवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब बॉल ऊपर जा रही थी तब वेट कहाँ थी, जल्दी बताओ। शहवार जब बॉल ऊपर जा रही थी तब वेट कहाँ थी? डाउनवर्ड। अच्छा जब नीचे आ रही थी तब वेट कहाँ थी?
तो जब ऊपर जाते हुए वेट डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, नीचे आते हुए भी वेट डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड इज नेगेटिव। अनस आपको समझ आया? फुजैल आपको समझ आया? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मैक्सिमम या एट मैक्सिमम हाइट, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे होता है उस वक्त वेलोसिटी तो जीरो है, एक्सेलरेशन क्या? एक्सेलरेशन वही -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाकर ऐसा थोड़ी कि वेट नहीं ऐड करेगा, वेट तो तब भी ऐड करेगा ना, मैक्सिमम हाइट पे भी वेट डाउनवर्ड ही है तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही है, यानी वो नेगेटिव ही है, -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप तमाम खवातीन हजरात मेरे साथ हैं? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है शहबाज, सही है। अच्छा अब, हाँ, अच्छा अब मैं एक छोटी सी चीज तुम्हें याद दिलाता हूँ और वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। शायद तुमने ओ लेवल्स में डिफरेंट तरीके से पढ़ा हो, ओ लेवल्स में शायद तुमने ये पढ़ा हो अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव है और डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्या किसी ने ये पढ़ा था ओ लेवल्स में? माइन ने पढ़ा था, और रबिका ने भी यही पढ़ा था, मैट्रिक ने भी यही पढ़ा था। सर हमें याद ही नहीं है, इसलिए हमें टेंशन ही नहीं है ओ लेवल्स में क्या पढ़ा था। ठीक है, ओ लेवल्स हम भी ऐसे पढ़ाते हैं, ओ लेवल्स में हर टीचर ऐसे पढ़ाता है। उसकी वजह ये है कि ओ लेवल्स में इतना दिमाग नहीं लगाया जा सकता है ना, एक ओ लेवल के बच्चे को मैं इस तरह साइन कन्वेंशन पढ़ाने बैठा दूंगा, दूसरी क्लास में ही भाग जाएगा वो, सही है, फिजिक्स ही ड्रॉप कर देगा। तो ओ लेवल्स में ना हम थोड़ा सा उल्टे तरीके से पढ़ाते थे, अपवर्ड मोशन अलग डाउनवर्ड मोशन अलग, बट ए लेवल्स इस तरह से नहीं है। ए लेवल्स में याद रखिएगा थ्रू आउट एक सिंगल मोशन है, ऊपर जाना नीचे आना, ये पूरी मोशन में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है। और मैं आपको मैथमेटिकली दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ। याद है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था काइनेमैटिक्स में, बिल्कुल शुरू में जब मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था when the velocity increases the acceleration is positive, when the velocity decreases the acceleration is negative। याद आ रहा है सबको कि जब वेलोसिटी बढ़ती है तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, जब वेलोसिटी कम होती है तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। अब देखो जरा इस चीज को, लेट्स से तुमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका था 50 की स्पीड से, मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव है, मतलब या मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। अच्छा, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होती है, 50 से 40 हो गई, 40 से लेट से 20 हो गई, फिर 0 हो गई, तो ऊपर जाते हुए तो वेलोसिटी कम हो रही है। मुझे एक बात बताएं, क्या नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? जल्दी बताएं। अच्छा, आज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, नीचे आते हुए वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि नीचे आते हुए वेलोसिटी 0 से हो जाएगी -20, फिर हो जाएगी -40, फिर हो जाएगी -50, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो गई है ना। अब देखो, अब देखो एक बात समझना, अगर आप ये कहो ना ऊपर जाते हुए स्पीड कम होती है और नीचे आते हुए स्पीड बढ़ती है, मुझे कोई नाराजगी नहीं। लेकिन अगर आप ये कहोगे ना ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होती है और नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ती है, मुझे बुरा लगेगा, आई विल माइंड इट। ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है और नीचे आते हुए स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है ना, स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखते, स्पीड में नेगेटिव साइन नहीं लगाते, तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस नेगेटिव साइन को भूल जाएंगे तो आप यही कहेंगे ना कि ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है और नीचे आते हुए स्पीड बढ़ रही है। लेकिन वेलोसिटी ऊपर जाते हुए कम हो रही है और नीचे आते हुए भी कम हो रही है। 0 से -20, -20 इज अ स्मॉलर वैल्यू, -40 और छोटी हो गई, -50। भाई वैल्यू नेगेटिव में जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है ना,
रबिका, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, जरा गौर से समझिएगा, 2 मिनट लगेंगे। रबिका जरा गौर से सुनिएगा। आपने किसी ऑब्जेक्ट को 50 की स्पीड से फेंका, ऊपर जाते हुए स्पीड 50 से कितनी हो गई? लेट्स से 40 हो गई, 30 हो गई, 20 हो गई, फिर 0 हो गई। रबिका, क्या आप ये मानती हैं कि ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है? ये मानती हैं ऊपर आते हुए स्पीड कम हो रही है? स्पीड जब कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन इज नेगेटिव। ठीक है, आर यू विद मी? अच्छा, नीचे आते हुए स्पीड बढ़ती है, ये मैं मानता हूं। स्पीड नीचे आते हुए 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, मानता हूं नीचे आते हुए स्पीड बढ़ रही है। सही है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अपवर्ड में अगर आप वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड में वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे ना रवि का? ऐसा ही है ना बेटा? तो अगर मैं वेलोसिटी बोलूंगा तो क्या मैं ये नहीं बोलूंगा वेलोसिटी -20 हो गई, फिर -30 हो गई? क्योंकि डाउनवर्ड की सारी वेलोसिटीज क्या होंगी बच्चे? नेगेटिव होंगी। देखिए, पीछे भी हमने क्लास में कितनी बार डिस्कस किया है कि अगर उल्टी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही होती है तो इसका मतलब स्पीड तो बढ़ रही है बट वेलोसिटी कम हो रही है, यानी मोर नेगेटिव हो रही है। और याद रखिएगा, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी से निकलती है, चेंज इन स्पीड से नहीं निकलती है। एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड से नहीं निकलती है, चेंज इन वेलोसिटी से निकलती है। मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये बात समझाना चाह रहा हूं अनस भाई, इसीलिए अपवर्ड भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन -9.8 है और डाउनवर्ड में भी एक्सेलरेशन -9.8 है। नहीं समझ आ रहा है किसी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ गया समझ में? रवि का बेटा, अब क्लियर है आप? शहवार, अब आपको समझ आ गया? मैंने उस वक्त वेलोसिटी नहीं बोला था शहवार, उस वक्त भी मैंने बड़े एहतियात से खामोशी से स्पीड का लफ्ज इस्तेमाल किया था, जब मैंने शुरू में बोला था ना ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है तो नीचे आते हुए स्पीड बढ़ रही है। वेलोसिटी मैंने बोला ही नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है नीचे आते हुए वेलोसिटी एक्चुअली मोर नेगेटिव हो रही होती है। देखो, अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे ना, काइनेमैटिक्स के पास आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चले, अब इस पूरी मोशन में आप सब मुझे जवाब देंगे। हाँ, इस पॉइंट पर जबकि अपवर्ड मोशन चल रही थी, बीच में मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया। मुझे बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सबका आंसर आया पॉजिटिव। ठीक है भाई। अच्छा, अब बताओ इसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जल्दी बताओ। नेगेटिव 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 नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अच्छा, अब इन तीनों के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की अलग अलग एक्सप्लेनेशन। वेलोसिटी इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है,
ऑब्जेक्ट जहां मूव करेगा वो उसकी वेलोसिटी की तरफ। एक्सेलरेशन इसलिए नेगेटिव नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन इसलिए नेगेटिव है क्योंकि वेट नीचे एक्ट कर रहा है, और जिधर फोर्स एक्ट करेगा वही एक्सेलरेशन एक्ट करेगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ना इसलिए क्योंकि वेट एक्ट कर रहा है, ना इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट पॉइंट से ऊपर है, योर ऑब्जेक्ट इज अबव द स्टार्ट पॉइंट। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनता है ना, वो स्टार्ट पॉइंट से अभी आप जिस पॉइंट पे उस पॉइंट पे जाके बनेगा ना, तो आप मिलाओगे तो वेक्टर कैसा बनेगा, अपवर्ड ही बनेगा। चलो एक बात बताओ, इस पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट पर डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो गई है, वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, जल्दी बताएं। नेगेटिव 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 नेगेटिव, वेलोसिटी हो चुकी है नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वेट डाउनवर्ड है, इसलिए एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। वेलोसिटी इसलिए नेगेटिव है क्योंकि मोशन डाउनवर्ड है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज, पहले मोशन डाउनवर्ड हो गई है, ऑब्जेक्ट अभी भी स्टार्ट पॉइंट से ऊपर है। बोलो ना, समझ आ रही है बात? So displacement at a point above the starting point is positive. Displacement at a point below the starting point is, या starting position is negative. जैसे अगर मैं इस पॉइंट को देखिएगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है। एक्सेलरेशन बताओ क्या होगी इस पॉइंट पे? नेगेटिव 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 नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वेट डाउनवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने स्टार्ट पॉइंट से नीचे आ चुका है। समझ? अभी यही चीज एक छोटी सी और अप्लाई करनी है। पॉइंट सी पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। शिफा, ये वॉशिंग मशीन आपका हुआ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। क्योंकि सी पे जब आप आते हो तो यू आर एक्चुअली बैक, आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। एक छोटी सी सिर्फ यही सिचुएशन है, आपसे दोबारा से मार्किंग करानी है पॉजिटिव नेगेटिव की, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हाय, ABCD, ठीक है। एट पॉइंट ए जहां पे मोशन स्टार्ट हुई है, वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव? जब ऑब्जेक्ट आपके हाथ से निकलेगा तो अपवर्ड वेलोसिटी के साथ ही निकलेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव। पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन नेगेटिव -9.8। नहीं, हाथ से निकलते ही वेट तो एक्ट कर रहा है ना कंटिन्यूअसली, एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट है, सही है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉइंट ए पे क्या लूंगा? 0। देखो ये स्टार्ट पॉइंट है ना, स्टार्ट पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है ना आमतौर पर, ठीक है, तो इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या लूंगा? 0 लूंगा। पॉइंट बी पर आते हैं, अब एक्सट्रीम पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ठीक है। पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या है? 0 ना, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, अपवर्ड मोशन भी नहीं हो रही, डाउनवर्ड मैक्सिमम हाइट पे तो वो रेस्ट पे है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है मैक्सिमम हाइट? वही -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है मैक्सिमम हाइट पे, यानी पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव, सही। क्या तमाम खवातीन हजरात मेरे साथ हैं? बस 2 पॉइंट्स और है। पॉइंट सी पर वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव 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 नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है? क्योंकि डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट पॉइंट बी के बाद किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल ले, वो नेगेटिव है।
एक्सेलरेशन, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट अभी किसी ने बताया था, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट सी पे क्या हो जाएगी, क्योंकि आप देखो एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ना वो यूं जा रहा है और यूं ही वापस आ रहा है। वो तो मैंने वापसी को साइड पे इसलिए दिखा दिया है क्योंकि गंदगी ना हो जाए, ठीक है, वरना आपने ये वन डायमेंशन मोशन, ऐसा तो नहीं होता ना बॉल ऊपर हवा में जाती है पहले खिसक के वापस आती है, वहीं से वापस आ जाती है ना। अच्छा, एट पॉइंट डी वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट समझ लो। मुझे पूरा पूरा घंटा निकल जाता है सिर्फ साइन कन्वेंशन को समझाने में, चीखें निकल जाती हैं कसम से, सही है। लेकिन काइनेमैटिक्स पता नहीं कैसे लोग 4 घंटे में खत्म कर देते हैं, सही है। तो अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना, आज हमने सिर्फ साइन कन्वेंशन का सेंस डेवलप किया। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हम कैलकुलेशंस करेंगे एंड विल सी कि भाई अब हमारे पास अगर कैलकुलेशन जब हम करेंगे ना हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है, थोड़ा दिमाग में समझ भी आएगा कि इस पॉजिटिव का मतलब क्या और इस नेगेटिव का मतलब क्या है, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है आज की क्लास में ना लाइट गई है, ना जनरेटर फटा है, ना कुछ हुआ है। उम्मीद करते हैं हमारी आने वाली सारी क्लासेस ऐसे ही स्मूथ होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड पेशेंस। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज।